नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी पॉइंट चैनल की तरफ से मैं जितेंद्र सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको मैं आधुनिक इतिहास के अंतर्गत 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में हुए समाज सुधार के बारे में बताऊंगा। उस समय भारतीय समाज में कुछ कुरीतियां फैली हुई थीं, जैसे सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह इत्यादि। तो इन सबको रोकने का प्रयास भारतीयों के साथ साथ अंग्रेजों ने भी कुछ नियम कानून बना करके किए थे। तो उन्हीं के बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं आप लोगों के लिए मैं दिन रात करके मैटर इकट्ठा करके आपके लिए वीडियो बनाता हूं। तो आप लोगों का भी फर्ज है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सती प्रथा 19वीं 20वीं शताब्दी में जो कुप्रथाएं फैली हुई थी, उसमें से एक कुप्रथा थी सती प्रथा। सती प्रथा भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी। क्यों? क्योंकि इसके जरिए औरतों का शोषण किया जाता था, उन्हें जबरदस्ती सती होने के लिए मजबूर किया जाता था। तो इस प्रथा को समाप्त कैसे हुआ, किस प्रकार से किया गया इस प्रथा को समाप्त, इसकी कहानी हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि क्या सती प्रथा आधुनिक काल में ही था या प्राचीन काल में भी था और मध्यकाल में भी मौजूद था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य हमें प्राचीन काल से ही मिलते हैं। और वह प्रथम साक्ष्य कब मिला हमें सती प्रथा का? 510 ईस्वी का एक अभिलेख मिला। और वह अभिलेख किसका था? गुप्त शासक भानुगुप्त का अभिलेख था। और इस अभिलेख में उल्लेख किया गया था सती होने का। तो हुआ क्या था कि भानुगुप्त ने एक अभिलेख लिखवाया जिसे एरण का अभिलेख कहा गया। इस अभिलेख में उल्लेख यह किया गया है कि गुप्त शासक भानुगुप्त का एक मित्र था जिसका नाम था गोपराज। गोपराज युद्ध के समय मारा जाता है और यह खबर जब उसकी पत्नी को लगती है तो उसकी पत्नी सती हो जाती है। इसी सती की कहानी एरण अभिलेख में उल्लेखित किया गया है। तो पूछा जाए कि एरण अभिलेख में किसका उल्लेख किया गया है, तो सती प्रथा का, या सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो एरण अभिलेख में मिलता है। यह किस शासक से संबंधित है? तो गुप्त शासक से संबंधित है, वो भी भानुगुप्त से संबंधित है। और यह अभिलेख कब का है? तो 510 ईस्वी का यह अभिलेख है। यह प्रथम साक्ष्य है सती प्रथा का। सती प्रथा को रोकने का प्रयास कई शासकों के द्वारा किया गया, मध्यकाल से लेकर के आधुनिक काल तक। तो उस चीज को हम देख लेते हैं कि सती प्रथा को रोकने का प्रयास किन किन शासकों ने किया था। एक कश्मीर का शासक था जिसका नाम था सिकंदर। इसने भी अपने क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। इस प्रकार इसने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। अकबर, मध्यकाल में सम्राट अकबर ने भी सती प्रथा पर रोकने का प्रतिबंध लगाया था। यानी इन्होंने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया और उसे रोकने का प्रयास किया था। इसी प्रकार पेशवाओं ने भी अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। पुर्तगाली गवर्नर जो भारत आता है जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भी अपने पुर्तगाली क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इसी प्रकार कुछ अंग्रेज गवर्नर भी होते हैं जो सती प्रथा को प्रतिबंधित करते हैं, जैसे कॉर्नवालिस, मिंटो, हेस्टिंग। इन लोगों के द्वारा सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया, प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन अपने ही क्षेत्र में, पूरे भारत में नहीं। तो इस प्रकार से इन लोगों ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। याद रखिएगा, कश्मीर के शासक सिकंदर, फिर मुगल सम्राट अकबर, पेशवाओं ने, और पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क तथा अंग्रेज कॉर्नवालिस, मिंटो तथा हेस्टिंग ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। अब सती प्रथा का अंत कैसे हुआ इस चीज को हम देखेंगे। तो सती प्रथा का अंत कराने में राजा राम मोहन राय का सबसे बड़ा हाथ है। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही सती प्रथा निषेध कानून लाया गया।
तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इसी समाज के द्वारा वह सती प्रथा का अंत भी करना चाहते थे। और इसके बाद उन्होंने एक पत्रिका निकाली, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का घोर विरोध किया था और इसका प्रभाव पड़ा था किस पे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक पे। राजा राम मोहन राय लॉर्ड विलियम बेंटिंक से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि यह जो सती प्रथा है यह कितनी बेकार और तुच्छ प्रथा है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया कि 1829 ईस्वी में नियम 17वां, याद रखिएगा दोनों पूछा गया है, नियम 17वें के द्वारा इन्होंने सती प्रथा को प्रारंभ में बंगाल में बंद कर दिया, यानी उस पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर 1830 में उसे बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दिया गया। इस प्रकार सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 ईस्वी में नियम 17वें के द्वारा किया जाता है। और प्रारंभ में यह जो नियम लगाया गया था सती प्रथा निषेध का, वह बंगाल में लागू हुआ। उसके बाद 1830 में बंबई और मद्रास में लागू किया गया इसे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सती प्रथा का अंत कैसे हुआ और किन लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया था और प्रथम साक्ष्य उसे कहां और प्रथम साक्ष्य सती प्रथा का किस अभिलेख से मिलता है। अब इसके बाद हम देखेंगे शिशुवध यानी कन्या हत्या। शिशुवध होता क्या था कि जब शिशु जन्म लेता था या शिशु गर्भ में ही रहता था तो उसे मार दिया जाता था। जब कन्याएं जन्म लेती थी तो जन्म के तुरंत बाद उन्हें विष दे करके मार दिया जाता था, गला घोट करके मार दिया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें बोरी में भर करके नदी में फेंक दिया जाता था। ऐसा एक वक्तव्य आया हुआ है और वह हम अभी आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं शिशुवध या कन्या हत्या। तो यह जो प्रथा थी यह बंगाल और राजपूताना क्षेत्रों में फैली हुई थी। उस समय राजपूताना और बंगाल क्षेत्रों में शिशुवध यानी कन्यावध अधिक मात्रा में हो रहा था और इसकी शिकायत धीरे धीरे अंग्रेज अधिकारियों को लगी, जिन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। तो बंगाल एवं राजपूताना क्षेत्र में यह सर्वाधिक मात्रा में प्रचलित था। एक महाराजा है जिनको सभी लोग जानते हैं, रणजीत सिंह। इनके पुत्र थे दिलीप सिंह। दिलीप सिंह ने कहा, सोच लीजिए, राजा के लड़के दिलीप सिंह ने कहा, जो आगे चलकर के ये भी महाराज हुए थे, इन्होंने कहा कि मैंने स्वयं अपनी आंखों से अपनी बहनों को बोरे में बंद करके उन्हें नदी में फेंकते हुए देखा था। तो इस प्रकार की ऐसी कुप्रथा थी और यह कुप्रथा इसलिए थी कि उस समय के जो ये समाजवादी लोग थे, समाजवादी का मतलब इस क्षेत्र के जो बड़े बड़े लोग थे, वो लोग कन्या को आर्थिक बोझ समझते थे और उन्हें हीन भावना से भी देखते थे। इस कारण से वो कन्यावध कर देते थे। अब कन्यावध या शिशुवध के क्षेत्र में प्रथम प्रयास किया गया जॉन शोर के द्वारा। जॉन शोर ने क्या किया कि 1795 ईस्वी में कन्या हत्या पर रोक लगा दी। तो जॉन शोर ने 1795 ईस्वी में कन्यावध पर रोक लगाई थी। इसी प्रकार लॉर्ड वेलेजली ने 1804 ईस्वी में शिशु हत्या को साधारण हत्या के बराबर मानते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और विलियम बेंटिंक ने भी क्या किया कि राजपूताना में शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो आपने देखा कि जॉन शोर ने 1795 ईस्वी में कन्या हत्या पर रोक लगाई, लॉर्ड वेलेजली ने 1804 में शिशु हत्या को साधारण हत्या के बराबर मानते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया और विलियम बेंटिंक ने राजपूताना क्षेत्र में शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद शिशुवध या कन्यावध का अंत कैसे हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग, अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के समय 1844 से 48 इनका कार्यकाल था। इन्होंने क्या किया कि बालिका शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, वो भी अंतिम रूप से। और यह जो प्रतिबंध था वह संपूर्ण भारत में लागू हुआ। इस प्रकार शिशुवध कन्यावध को अंतिम रूप से किसने प्रतिबंधित किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने प्रतिबंधित किया था।
अभी आपने देखा कि शिशुवध या कन्यावध जो प्रथा चालू थी उसका अंत किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने कैसे किया, यह भी आपने देखा। अब हम देखते हैं कि नर बलि प्रथा, उस समय भारतीय समाज में नर बलि प्रथा जो है वह प्रचलित थी, और यह जो प्रथा थी यह आदिवासी क्षेत्रों में और जनजातीय क्षेत्रों में फैली हुई थी। और उस समय जो आदिवासी थे वो क्या करते थे कि अपने आराध्य देवी को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामनाएं को पूर्ण कराने के लिए नर बलि देते थे। तंत्र मंत्र जादू टोने की मदद से वह नर बलि दे करके अपने आराध्य देवी को प्रसन्न करना चाहते थे, क्योंकि नर बलि देना एक बहुत ही बड़ी कुप्रथा थी। नर बलि यानी आदमियों को बलि दे देना। तो आदमियों को ये लोग क्या करते थे कि अपने देवी के सामने काट करके चढ़ा देते थे। तो नर बलि प्रथा का भी अंत होना जरूरी था, और इसका अंत कब हुआ, 1844 ईस्वी में। और किसने किया, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था नर बलि प्रथा का अंत। लॉर्ड हार्डिंग ने एक अधिकारी नियुक्त किया, कैंपवेल। कैंपवेल ने ही नर बलि प्रथा को 1844 में अंतिम रूप से समाप्त किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो नर बलि प्रथा को समाप्त लॉर्ड हार्डिंग ने किया, लेकिन इनके एक अधिकारी कैंपवेल की मदद से ही इन्होंने इस प्रथा का अंत किया था। अब हम देखते हैं दास प्रथा। दास प्रथा प्राचीन काल से ही भारत में विद्यमान थी, और जैसा कि विदेशों में दास प्रथा प्रचलित था, वहाँ की दास प्रथा यहाँ की दास प्रथा में बहुत ही अंतर था। यहाँ की दास प्रथा में जैसे घर के नौकर हुए, मजदूर हुए और घर का सारा काम करने वाले, ये इस प्रकार के दास होते थे। लेकिन जो विदेशों में दास होते थे उन पर बड़ा ही अत्याचार ढाया जाता था। तो दास प्रथा को हम देख लेते हैं कि इसका अंत भारत में किस प्रकार से किया गया। तो प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, कई बार पूछा भी गया है। उसके बाद प्राचीन काल के बाद आएगा सल्तनत काल। सल्तनत काल में एक शासक थे फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने क्या किया कि दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की, जिसका नाम रखा दीवान ए बंदगान। तो दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसके लिए की थी, तो दासों के लिए की थी। फिरोज शाह तुगलक ने दास व्यापार पर रोक लगा दी थी। याद रखिएगा, सल्तनत काल का वह कौन सा सुल्तान था जिसने दास प्रथा पर रोक लगाई थी, तो वह था फिरोज शाह तुगलक था। इसके बाद हम प्राचीन काल के बाद, सल्तनत काल के बाद फिर हम मध्यकाल में आएंगे, और मध्यकाल में देखेंगे कि अकबर, सम्राट अकबर महान ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये भी प्रश्न आया है। तो सम्राट अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद हम अगर आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में दास प्रथा की ओर सर्वप्रथम संकेत किसने किया था, तो याद रखिएगा सर्वप्रथम 2 अंग्रेज व्यक्ति थे, एक लिस्टर स्टैनहोप और दूसरे थे ड्यूक ऑफ ग्लोस्टर। इन दोनों ने क्या किया कि भारत की सरकार से दास प्रथा को समाप्त करने का अनुरोध किया था, और वो भी सर्वप्रथम। तो याद रखिएगा, भारत के आधुनिक काल में दास प्रथा को सर्वप्रथम समाप्त करने के लिए अनुरोध किसने किया था, तो लिस्टर स्टैनहोप तथा ड्यूक ऑफ ग्लोस्टर ने किया था। इसके बाद दास प्रथा कार्नवालिस के समय प्रतिबंधित की गई। कार्नवालिस ने क्या किया कि 1789 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। कार्नवालिस ने 1789 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अब इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया, और इस चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया जाए भारत से। तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा के समाप्त का प्रावधान किया गया था। अब दास प्रथा का अंत भारत में किस प्रकार से हुआ, तो अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड एलनबरो ने 1843 ईस्वी में नियम 5 के तहत दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया और इसे संपूर्ण भारत में अवैध घोषित कर दिया। यानी लॉर्ड एलनबरो ने अंतिम रूप से 1843 ईस्वी में नियम 5 के तहत दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, और वह भी पूरे भारत में। इस प्रकार से दास प्रथा का अंत भारत में कब हुआ, तो 1843 ईस्वी में। किसके द्वारा, लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। अब हम कुछ और भी प्रथाएं हैं उनको भी देख लेते हैं।
अब बात करते हैं विधवा विवाह की। तो उस समय जो भारतीय समाज था, भारतीय समाज में जो स्त्रियां विधवा हो जाती थीं उन्हें बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था, उनके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया जाता था। तो इन विधवाओं की समस्या और उनके प्रति लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने प्रयास किया और विधवा पुनर्विवाह की मांग करने लगे। तो इन्हीं समाज सुधारकों के द्वारा भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया और इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लाने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया और जिनके द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भारत में लागू किया गया, उन सब चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखेंगे कि विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में जिन लोगों ने योगदान किया था उनमें ईश्वर चंद विद्यासागर, धोंधो केशव कर्वे, वीर शैलिंगम पुट्टुलु और विष्णु शास्त्री ये समाज सुधारक थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। अब ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक प्रार्थना पत्र पर 1000 लोगों के दस्तखत करवा करके उस प्रार्थना पत्र को लॉर्ड डलहौजी के पास भेजा था। इसके बाद 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप ही लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके फलस्वरूप लागू किया गया था? तो ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप लागू किया गया था। और किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। कब? 1856 में। इसी प्रकार D.K. कर्वे इन्होंने भी प्रयास किया इस क्षेत्र में और इन्होंने क्या किया कि 1893 ईस्वी में स्वयं एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिया था और इन्होंने 1893 में ही विधवा विवाह मंडली की स्थापना की तथा 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना D.K. कर्वे के द्वारा की जाती है। इनके कार्यों के फलस्वरूप बाद में भारत सरकार ने 1855 में इन्हें पद्म विभूषण तथा 1858 में भारत रत्न का सम्मान दिया था। तो वह कौन सा भारतीय समाज सुधारक था जिसे भारत रत्न और पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था? तो वह थे D.K. कर्वे। इन्हीं के कार्यों के फलस्वरूप यह सम्मान दिया गया था। तो एक बार देख लेंगे। और D.K. कर्वे ने 1893 में स्वयं एक विधवा से विवाह किया और 1893 में विधवा विवाह मंडली की स्थापना की और 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना करते हैं। ये इनके कार्यों के फलस्वरूप भारत सरकार ने इन्हें 1855 में पद्म विभूषण तथा 1858 में भारत रत्न का सम्मान दिया था। विष्णु शास्त्री ने भी इस दिशा में योगदान किया था। इन्होंने 1850 में विधवा विवाह समाज की स्थापना की। तो विधवा विवाह समाज की स्थापना किसने की थी? विष्णु शास्त्री ने। कब? 1850 ईस्वी में की थी। करोन दास मलजी इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में योगदान दिया था। इन्होंने क्या किया कि 1852 ईस्वी में सत्य प्रकाश नामक एक पत्रिका निकाली जो कि गुजराती भाषा में रहती थी। इस गुजराती भाषा की पत्रिका सत्य प्रकाश के द्वारा करोन दास मलजी ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। 1872 ईस्वी में ब्रह्मा मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया और इसे किसने पारित किया था? तो नॉर्थ ब्रुक ने इसे पारित किया था। और किसके प्रयासों के फलस्वरूप यह पारित हुआ था? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों के फलस्वरूप यह नेटिव मैरिज एक्ट पारित हो सका था। अब इस ब्रह्मा मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट में क्या था कि इस एक्ट के जरिए अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान कर दी गई और विधवा विवाह को भी कानूनी मान्यता दे दी गई। तो इस प्रकार 1872 के ब्रह्मा मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा, जो कि नॉर्थ ब्रुक के द्वारा लागू किया गया था, और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि अंतरजातीय विवाह तथा विधवा विवाह को मान्यता
दी गई थी। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से विधवा पुनर्विवाह के लिए लोगों ने प्रयास किया और कौन कौन से एक्ट लागू किए गए थे। अब देखते हैं बाल विवाह की तरफ। उस समय भारतीय समाज में बाल विवाह बहुत प्रचलित था। छोटी सी उम्र में ही लड़की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो इसको भी रोकने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने प्रयास किया था। तो चलिए देखते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रयास किसने किया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। 1872 ईस्वी में नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट पास हुआ। नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट पास हुआ कब? 1872 में। और किसके प्रयासों के फलस्वरूप? तो केशव चंद्र के प्रयासों के फलस्वरूप यह एक्ट पारित हुआ था। नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट में क्या था कि लड़की के विवाह की उम्र 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई और लड़के के विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। यानी 14 वर्ष से कम लड़की और 18 वर्ष से कम लड़के की शादी को गैर कानूनी माना गया। इस प्रकार से 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट में इस नियम का प्रावधान किया गया। इस एक्ट में बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम लागू किया गया, जिसे एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी कहा जाता है। और यह जो अधिनियम पारित था यह BM मालाबारी के प्रयासों के फलस्वरूप पारित हुआ था। और इस एक्ट में क्या था कि लड़की के विवाह की उम्र 12 वर्ष निश्चित की गई। यानी 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी करना गैर कानूनी हो गया था। तो इस एक्ट का विरोध किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का विरोध किया और कहा कि यह एक्ट जो लाया गया है सम्मति आयु अधिनियम या एज ऑफ कंसेंट एक्ट, यह भारतीय संस्कृति का उल्लंघन करता है, इसलिए इन्होंने विरोध किया था। तो क्वेश्चन आया भी है कि सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। यह कब पारित हुआ? तो 1891 में। और आयु याद रखिएगा कि इसमें 12 वर्ष से कम लड़कियों की आयु की शादी करना गैर कानूनी घोषित किया गया था। इसी प्रकार शारदा अधिनियम आया। शारदा अधिनियम 1929 ईस्वी में पारित किया गया। और किसने पारित किया? तो लॉर्ड इरविन ने इसे पारित किया था। और वह भी हरविलास शारदा के फलस्वरूप, हरविलास शारदा के प्रयासों के फलस्वरूप ही लॉर्ड इरविन ने 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया। यह शारदा अधिनियम में क्या था कि इसमें लड़की के विवाह की उम्र 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और लड़के की विवाह की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यानी 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और न ही 14 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस प्रकार शारदा अधिनियम कब आया? 1929 में आया। किसके समय? लॉर्ड इरविन के समय। किसके प्रयासों से आया था? तो हरविलास शारदा के प्रयासों से आया था। इस अधिनियम में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी करना गैर कानूनी घोषित हुआ तथा लड़के की उम्र 18 वर्ष से कम में अगर उसकी शादी हो जाती है तो वह भी गैर कानूनी घोषित किया गया। इस प्रकार आपने देखा कि बाल विवाह के प्रति अंग्रेजों ने भारत में 3 अधिनियम लागू किए थे। इन तीनों को आप याद रखिएगा और वर्ष भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि किस अधिनियम में कितने वर्ष का प्रावधान था शादी के लिए और किसके समय कौन सा लागू हुआ था। अब चलते हैं स्त्री शिक्षा की तरफ। स्त्री शिक्षा भारत में कैसी थी उस समय के समाज में, उस पर भी प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले यह देखेंगे कि जो भारत का प्राचीन समाज था, यानी प्राचीन कालीन भारत में स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। उस समय की जो शिक्षित स्त्रियां थीं, जैसे अपाला, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी, ये बहुत ही विदुषी स्त्रियां मानी जाती हैं प्राचीन काल की। लेकिन मध्यकाल की अगर बात करें तो मध्यकाल में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। और आधुनिक काल की अगर बात करें तो आधुनिक काल में स्त्रियों को शिक्षा देने का प्रथम प्रयास ईसाई मिशनरियों के द्वारा किया गया था। और ईसाई मिशनरियों ने ही कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना 1819 ईस्वी में की थी। इस प्रकार आपने देखा कि आधुनिक काल में स्त्री शिक्षा के लिए प्रथम प्रयास किसने किया था? तो ईसाई मिशनरियों ने किया था। और उन्होंने 1819 ईस्वी में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी। अब हम बात करते हैं JED बेथुन की। JED बेथुन ने 1849 ईस्वी में
कलकत्ता में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। तो कलकत्ता में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो J.E.D. बेथुन ने की थी। और कब की थी? तो 1849 ईस्वी में की थी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया। तो इन्होंने बंगाल के क्षेत्र में 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की थी। तो बंगाल के क्षेत्र में 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना किसने की थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि आधिकारिक तौर पर सर्वप्रथम शिक्षा की बात कब कही गई, तो देखते हैं कि आधिकारिक तौर पर 1854 ईस्वी की चार्ल्स वुड डिस्पैच में पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया, और वह भी आधिकारिक तौर पर। प्रश्न पूछा गया है कि पहली बार आधिकारिक तौर पर स्त्री शिक्षा पर बल किस नियम के द्वारा दिया गया या किस डिस्पैच के द्वारा? तो वह था चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में लागू हुआ था। अब इसके बाद 1916 में क्या हुआ कि डी.के. कर्वे ने बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? डी.के. कर्वे ने की थी। कहां पर? बंबई में। और कब? 1916 में की थी। और इसी प्रकार 1927 में अखिल भारतीय महिला संघ की भी स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि भारतीय समाज में स्त्रियों का शिक्षा का विकास किस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ा।